हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आपके सामने नया मॉडल पेपर का नई वीडियो लेके मैं अवधेश सर, आइए देखते हैं इस क्लास को। कह रहा है कि धातु के किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दी जाती है तो नया प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। यह कॉन्सेप्ट है, इस पर हम लोग एक सवाल करेंगे। आइए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को निकाल लेते हैं। हमने कहा कि माना एक धातु के तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा क्षेत्रफल A व प्रतिरोध R है। यदि धातु के तार को खींचा जाए तो उसकी लंबाई बढ़कर L डैश तथा क्षेत्रफल A डैश व प्रतिरोध R डैश हो जाता है। अच्छा, यदि किसी धातु के तार को अगर हम खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि कर दें तो उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, उसका एरिया भी परिवर्तित होगा, लेकिन एक चीज नहीं परिवर्तित होगा जिसको हम कह सकते हैं कि उसका आयतन परिवर्तित नहीं होगा। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि धातु के तार का प्रारंभिक आयतन। अगर धातु के तार का प्रारंभिक आयतन निकाल लेते हैं तो आप कह सकते हैं A गुणे L। धातु के तार का प्रारंभिक आयतन A गुणे L तथा धातु के तार को खींचने के पश्चात उसका आयतन A डैश गुणे L डैश हो जाता है। लेकिन दोनों कंडीशन में उसका आयतन सेम होता है। उसका एरिया बदल सकती है, उसकी लेंथ बदल सकती है, लेकिन उसका आयतन नहीं बदल सकता है। तो हम एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि धातु का प्रारंभिक आयतन बराबर धातु के तार को खींचने के पश्चात आयतन। तो हम कह सकते हैं धातु का प्रारंभिक आयतन बराबर धातु का खींचने के पश्चात आयतन। अगर प्रारंभिक आयतन की बात करें तो A गुणे L है, और खींचने के पश्चात का आयतन की बात करें तो A डैश गुणे L डैश है। अगर यहां से लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं A बटा A डैश बराबर L डैश बटा L। चूंकि कह रहा है कि जब तार को खींचा जा रहा है तो उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो जाती है। मतलब खींचने के बाद की लंबाई L डैश और प्रारंभिक लंबाई L और n गुनी हो जाती है, तो n गुणे L हो गया। मतलब एक रिलेशन देखें तो L डैश अपान L बराबर n। अच्छा, L डैश अपान L बराबर n आ गया। चूंकि यहां देख रहे हैं कि a बटा a डैश बराबर भी L डैश अपान L है, तो हम दोनों के बराबर लिख सकते हैं n।
एक रिलेशन यहां से आपको मिल गया। चूंकि आइए हम लोग रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चूंकि एक चालक तार का रेजिस्टेंस आप पढ़े होंगे कि R बराबर होता है रो गुड़े L बटा A। ये चालक तार को खींचने से पहले का रेजिस्टेंस है, हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चालक तार को खींचने के पश्चात, ये खींचने से पहले की बात है, खींचने से पहले और खींचने के बाद देखा जाए, खींचने के बाद, तो खींचने के बाद हम कह सकते हैं कि R बराबर रो इंटू एल डैश अपान ए डैश, इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं और लिख लेते हैं कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दीजिए। समीकरण 2 में 1 की भाग देंगे, चूंकि ये R डैश है तो हम कह सकते हैं R डैश बटा R बराबर यहां से हो जाएगा रो इंटू एल डैश बटा ए डैश, और यहां से आएगा रो इंटू एल बटा ए। ये रो से रो कट जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, यहां से होगा ए इंटू एल डैश बटा ए आई इंटू एल। अगर इनको अलग अलग करें तो यहां से हम लिख सकते हैं कि R बटा R डैश, सॉरी R डैश बटा R बराबर ए बटा ए डैश गुड़े L डैश बटा L। दोनों का मान पता है कि a बटा ए डैश का मान भी n है और L डैश बटा L का मान भी n है, तो अगर हम इनको रखना चाहें तो लिख सकते हैं n गुड़े n। मतलब हमको एक रिलेशन मिल गया कि R डैश बराबर n स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुड़े R डैश हो गया। मतलब अगर कोई चालक तार है उसको n गुना खींचा जाए तो जो उसका नया वाला प्रतिरोध होगा वो उस चालक तार के n का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध होगा। अर्थात हमसे मॉडल पेपर में क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी चालक तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका मतलब n का मान 2 दे दिया है और प्रतिरोध आपको पूछ रहा है, तो R डैश बराबर निकाल लीजिए, n का मान 2 गुणे R, मतलब R डैश बराबर 2 दूनी 4R। मतलब यदि किसी चालक तार को 2 गुना खींचकर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुना बढ़ जाएगा, वो 4 गुना बढ़ जाएगा। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अपवाह आवेग को परिभाषित कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपवाह आवेग क्या होता है। जैसे ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। अगर ये कोई चालक तार है तो आप जानते हैं कि चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, किसी भी चालक तार में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब तक इसको किसी बैटरी से जोड़ा नहीं जाता है तब तक ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन करते हैं। अच्छा, जिग जैग मोशन करने के कारण अगर मैं इसके पहले वाले का वेग u1 मान लूं, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का वेग u2 मान लूं और तीसरे का u3 मान लूं, इसी तरह से मान लूं कि n इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि लास्ट में un है डॉट डॉट। तो अगर इनका औसत वेग निकाला जाए तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un बटा n जो होता है ये 0 के बराबर होता है। इसी वेग को हम लोग आच्छादित वेग कहते थे, इसी वेग को हम लोग रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई चालक तार है, यदि कोई चालक तार है और चालक तार में ये कोई चालक तार है, ये देखिए ध्यान से, यहां कोई चालक तार है, इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिए
अगर किसी चालक तार को आप किसी बैटरी से जोड़ देते हो और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक तार है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ेंगे, इसका जो सिरों का विभवांतर होगा, जो सिरों पर विभव होगा, वो उनके अंदर विभवों का अंतर उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि उनके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा और इस पर एक वैद्युत क्षेत्र कार्य करने लगेगा। और इस वैद्युत क्षेत्र कार्य करने के कारण इस इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगेगा। चूंकि आप जानते हैं E बराबर होता है F/Q, तो जो बल लगेगा Q0, जो बल लगेगा E इंटू Q0, चूंकि E इंटू Q0, जो Q0 है वो खुद इलेक्ट्रॉन है, मतलब कह सकते हैं E गुणे E, कैपिटल E गुणे स्मॉल ई। इस पर इस F बराबर E गुणे स्मॉल ई का बल लगने लगेगा। चूंकि यह ऋणात्मक है, ऋण है, चार्ज रखता है, और बैटरी को जैसे ही जोड़ेंगे, प्लस से जोड़ दिए, तो धारा इस दिशा में बहना प्रारंभ करेगी। सदैव धारा प्लस से बहती माइनस की ओर जाती है। तो अगर धारा ऐसे बहेगी तो हम देखेंगे कि ये यहां से इसका धनायन जो इसके इस सिरे पर पहुंचेगा, इसके ऋणायन, इसके जो ऋणायन है धन आयन के पास आने का प्रयास करेगा और एक औसत वेग से आने का प्रयास करेगा। जो औसत वेग उसको इस बल द्वारा प्राप्त होगा। मतलब हम अगर इसमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इसके U1, U2, U3 प्लस डॉट 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 UN बटा m का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसी को हम लोग डिप्ट वेलोसिटी या अपवाह वेग कहते हैं। अपवाह वेग वह वेग है जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक औसत वेग होता है, उसी जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन धन सिरे की ओर जाते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर बहेगा धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है, तो इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा है तो धारा इधर बहेगी। तो जिस वेग से ये इस सिरे पर पहुंचेंगे, उसी सभी इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को ही हम कह सकते हैं कि ये अपवाह वेग या अनुगमन वेग है। हम लोगों को यह भी दीर्घ उत्तरी था। आइए इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है हमसे, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध ज्ञात कीजिए। कह रहा है उसी क्वेश्चन में कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। आइए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है, इसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और उनके कारण इनका वेग इनके कारण जो अपवाह वेग है और विद्युत धारा है, इसी में हमको संबंध ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं कि जो ये चालक तार है इसकी लंबाई स्मॉल l है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। इसके एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है, या कह सकते हैं कि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
ए है। अच्छा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मतलब कि इसको काट के और इसके उस सिरे का, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, इसको बीच में से काट के और इसके इस सिरे का क्षेत्रफल देखा जाए तो उसी को हम कह सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके अनुप्रस्थ या इसके इस सिरे का क्षेत्रफल देखा जाए, इस वाले सिरे का क्षेत्रफल देखा जाए तो इस सिरे को भी हम कह सकते हैं कि ये इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अगर हम इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को a मान लें तो कह सकते हैं कि माना चालक तार की लंबाई इस्माइलियल तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। तो इसका आयतन a गुणे l होगा। इस चालक तार का आयतन a गुणे l होगा। हम मान लें कि माना नहीं, यदि एकांक आयतन में या प्रति एकांक आयतन में, प्रति भी लिख लीजिए, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस्माइलियन हो तो पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख लेते हैं। पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कैपिटल N मान लेते हैं। और कैपिटल N बराबर अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्मॉल n आगुड़े a आगुड़े l। ये पूरे चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। चूंकि आपने पढ़ा होगा कि Q बराबर IT और I बराबर Q बाई T। आपने पढ़ा होगा कि किसी चालक में कुल आवेश Q बराबर n ही होता है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन E हो तो हम इसकी जगह पे I बराबर हम लिख सकते हैं, ये n मतलब पूरा n, होल n, तो n इंटू E बटा T लिख सकते हैं। अच्छा, n बटा T, n का मान हमको पता चल चुका है, n का मान है स्मॉल n गुड़े a गुड़े l आ बटा T। चूंकि चालक तार में आवेश को प्रवाहित करने में जो लगा समय अगर T मान लें, माना चालक तार में प्रवाहित आवेश में लगा समय स्मॉल t हो तो t बराबर अगर लिखना चाहें तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा वेग। अच्छा, वेग क्यों ले रहा है? क्योंकि हमको अनुगमन वेग चाहिए। अनुगमन वेग vd होता है। अगर समय को t मान लें और दूरी
चालक तार की जो लंबाई है वो स्मॉल l है अपान VD है। इस t के मान को उठा के इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इस t के मान को उठा के समीकरण 1 में रख लीजिए। जैसे ही I बराबर आप निकालेंगे तो N A L और t का मान निकालेंगे, सॉरी यहां E भी है, यहां E है, गुणे E बटा t का मान निकालेंगे L बटा VD। ये L से L कट जाएगा, ये VD ऊपर चला जाएगा, तो I बराबर आएगा NEAVD। यही संबंध है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध, I बराबर NEAVD। ये दीर्घ उत्तरी है, चूंकि दीर्घ उत्तरी बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं तो इनको अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धारावाही वृत्ताकार, आइए देख लेते हैं, किसी धारावाही वृत्ताकार, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही याद करना है आपको। चूंकि आइए हम लोग सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, यह धारावाही लूप है। अगर इसके केंद्र की बात करें तो मान लिया हमने इसका केंद्र O है, इसी पॉइंट पर इस धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, यह है। हम मान लेते हैं कि ये जो लूप है बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है। अगर हम बहुत सारे छोटे खंडों से मिलकर बना है तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, तो इसमें एक छोटा सा खंड हम मान लेते हैं जिसकी लेंथ मान लेते हैं dl है। अच्छा, इसकी लेंथ dl मान लेते हैं, चूंकि इसका लेंथ dl, इसकी लेंथ dl है और dl को हम चालक तार की तरह ट्रीट करते हैं। तो आपने बायो-सेवर्ट के नियम में पढ़ा होगा कि जो बायो-सेवर्ट का नियम था उसमें हम लोग एक छोटा सा खंड माने थे जिसको dl माने थे, और इससे इसके बीच का कोण थीटा माने थे, इसको r माने थे। तो वहां आप b बराबर μ0 अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r² लिखे थे। हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये a है, हम इसी के रूप में इसको ट्रीट करेंगे। आप ध्यान से देखते रहिए कि इसको हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का खंड dl है। अच्छा, अगर कोई भी वृत्ताकार लूप हो या वृत्ताकार धारावाही लूप हो या वृत्ताकार कुंडली हो, तो उस वृत्ताकार कुंडली के परिध पर लिया हुआ कोई भी खंड इसके केंद्र से, मतलब इस वाले पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम मान लें कि माना धारावाही वृत्ताकार, इसमें मान लेते हैं कि जो I बह रही है, I के धारा की दिशा ये है।
कुंडली, कुंडली जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या a है तथा छोटा सा अंतखंड, छोटा सा अल्पखंड dl है, छोटा सा अल्पखंड dl है। अच्छा, छोटा सा अल्पखंड dl है और इसमें बहने वाले धारा आई है। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि B बराबर μ0/4π, इसमें धारा I बह रही है और छोटा सा अल्पखंड dl माना गया है और साइन थीटा आप बटा a² होगा। चूंकि B बराबर μ0/4π, अच्छा ये छोटा सा अंतखंड है, इसके लिए हम dB मान लेते हैं। तो अगर dB बराबर μ0/4π, इसके लिए लिख लो I इंटू dl, चूंकि यहां थीटा का मान 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री बटा a²। यहां से आप dB बराबर निकालेंगे तो dB बराबर आएगा μ0/4π I dl, साइन थीटा का मान 1 हो गया, आप बटा इसका मान a²। अब यहां से dB बराबर आपका आ गया μ0/4π I इंटू dl बटा a²। दोनों पक्षों का आप समाकलन कर दीजिए। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dB b में बदल जाएगी, क्योंकि पहले अंतखंड की बात कर रहे थे, अब हम इस पूरे धारावाही लूप की बात करेंगे। μ0/4π कांस्टेंट है, I बटा a को बाहर कर लेते हैं, इंटू dl को कर लेते हैं। अच्छा, जब धारावाही लूप है और पूरे का करेंगे तो चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार कुंडली का जो पूरा परिधि होती है वो 2πr होती है, जिसमें r की जगह पे त्रिज्या a लिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि b बराबर μ0/4π I बटा a², इसका मान हो गया 2πa, एक a से एक कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां से बचा b बराबर μ0/2 और यहां से बचा I/a। ये फार्मूला आ गया कि b बराबर μ0/2 इंटू I/a। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो b बराबर n μ0 अपान या μ0/2 गुणे n I बटा a, आप इसको भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसमें जान लें कि ये जो लूप या धारावाही वृत्ताकार कुंडली माने हैं, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। तो आपने दाएं हाथ के नियमानुसार आपने पढ़ा होगा कि यदि हम चालक तार को अपने दाएं हाथ के अंगूठे के अंगूठे की सीध में रखें
तो ये जो घूमी हुई अंगुलियां हैं ये इसके चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो अगर ये अंगूठा जो है चालक तार की दिशा में रखा जाए तो ये जो घूमी हुई अंगुलियां हैं यह इसके चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या मतलब इस कागज तल के अंदर की ओर प्रदर्शित करेंगी। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन समाप्त हुआ। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो इसकी दिशा होगी कागज तल के लंबवत होगी और अंदर की ओर होगी। आगे की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हाइड्रोजन परमाणु में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर 0.53 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.8 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड लगाता है तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? आइए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। चूंकि चुंबकीय आघूर्ण का फार्मूला आप जानते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण M बराबर I इंटू ए होता है। अगर हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मतलब R का मान दिया है इतना एंगस्ट्रॉम की त्रिज्या से, R का मान दे दिया 0.53 आगुड़े 10 टू द पावर इतना एंगस्ट्रॉम दिया है, इतना एंगस्ट्रॉम, इसको बदल लीजिए मीटर में, तो इतना 53 आगुड़े 10 टू द पावर -10 मीटर हो गया। ये हो गया, ये R का मान हो गया। कह रहा है त्रिज्या की कक्षा में इतना चक्कर प्रति सेकेंड मतलब इतना चक्कर प्रति सेकेंड लगाता है तो इसका तुल्य चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे बात क्या कहना चाहता है, जैसे आप जानते होंगे Q बराबर NE और Q बराबर IT। अगर I बराबर आप निकालना चाहें तो I बराबर हो जाएगा Q बाई T। इस Q का मान रख लेंगे तो होगा NE बटा T। आप इसके मान को उठा के रख लीजिए। M बराबर N गुड़े E बटा T आगुड़े I का मान होता है, इसका एरिया होगा पाई R स्क्वायर। चूंकि M बराबर N का मान दिया है इतना चक्कर प्रति सेकेंड, N का मान दिया है इतना चक्कर, तो N बराबर 6.8 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर प्रति सेकेंड। तो इसका मान रखिए 6.8 गुणे 10 के पावर 15 चक्कर। ई का मान आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 के पावर -19। और टी का मान दिया है प्रति सेकेंड, इसका मान 1 दिया है। पाई का मान जानते हैं 3.14 होता है,
या 22/7 रख लीजिए, 22/7 गुणे आर का मान दिया है 5.53 गुणे 10⁻⁻10, इसका स्क्वायर कर लीजिए। इसको आप हल करेंगे तो आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा m बराबर 9.6 गुणे 10⁻⁻24, इतना आएगा। आप इसको करिए।